हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग और एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें फीमेल को ऑपरेशन करके डिलीवरी करवानी पड़ती है। मतलब कि सिजेरियन करवाने के क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की फर्टिलिटी रेट कुछ ज़्यादा ही है। हमारे यहाँ पे डिलीवरी तो होती ही रहती है, पता नहीं क्यों होती है इतनी। हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन चीज़ है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहता है कि यार हर औरत की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। थोड़ा बहुत नहीं, कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करवाना पॉसिबल नहीं होता, खासतौर से ऐसी कंडीशन में जब माँ और बच्चे दोनों में से किसी की जान को खतरा हो, तो वहाँ पर डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं। अब ये कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, यहाँ पर मैं उनके बारे में बात करूंगी। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का होना। पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब यह है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, जो उनकी पेल्विक बोन होती है, जो पेल्विक कैविटी होती है, वो नीचे इस प्रकार से रहती है और उसके ऊपर यहाँ पर यूटेरस रहता है जिसके अंदर बच्चा रहता है। अब बच्चा जब नीचे आता है तो उसे क्या है, बोन का जो ये ढांचा है ना, इससे निकल कर आना होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ मतलब फीमेल की बॉडी में क्या होता है कि जो नीचे की पेल्विक बोन है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पीछे की साइड में सैक्रल होता है। सैक्रल मतलब जब हम कभी स्टूल पे बैठते हैं तो बिल्कुल लास्ट की जो पीछे की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम का बिल्कुल लास्ट हिस्सा जो होता है, उसको बोलते हैं सैक्रल बोन। और उसके आगे ये जो हड्डियां दोनों आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस प्रकार से एक जॉइंट होता है, पीछे यहाँ पर सैक्रल बोन होती है और आगे जाकर यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। जब डिलीवरी होती है तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे का सिर निकालने के लिए पहले तो ऐसा रहता है, जैसे ही डिलीवरी के दर्द आने चालू होते हैं ये प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स होकर कुछ इस प्रकार से धीरे से खुल जाता है। खुलने की वजह से जगह ज्यादा हो जाती है और यहाँ इस बीच में से बच्चे का सिर बाहर निकल आता है। अब किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये थोड़ा छोटा होता है, कई बार ऐसे होता है, कई बार टेढ़ा हो सकता है, ऐसे जुड़ा हुआ हो सकता है। कई बार इसमें जो रिलैक्स होना चाहिए वो रिलैक्स नहीं होता, मतलब ये ऐसे कैसे ही जुड़ा रह जाता है। इसे बोलते हैं पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का होना, यानी कि बच्चे का सिर बड़ा है और सिर निकलने के लिए माता के शरीर में जो जगह होनी चाहिए वो कम है, वो छोटी है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से तो यूटेरस जो है पूरा जोर लगाएगा कि भाई बच्चे को बाहर निकालो, दर्द आएंगे, बहुत तेज दर्द आएंगे, लेकिन नीचे हड्डी है, हड्डी में कुछ नहीं कर सकते आप। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चे का जो सिर है वो हड्डियों से टकराएगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे के सिर में चोट लगने की संभावना रहती है, जैसे कैपुट बन जाना या फिर सिर की हड्डियों में माइनर फ्रैक्चर हो जाना, कई बार ब्रेन डैमेज हो जाना, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, यानी कि आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुली हुई है, या फिर जनरल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार आपकी बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा छोटा है, हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर अक्सर समझाते हैं पेशेंट को। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो उसमें कभी भी आपको नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़ा छोटा है या हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सिजेरियन ही करवाना चाहिए। अब इसमें एक चीज और होती है जो आप समझ लीजिए, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब डिलीवरी के दर्द आते हैं तो ये जो आगे का प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, ये ऑटोमेटिकली भगवान ने ऐसी संरचना बना रखी है कि ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक है, ऐसा ढीला हो जाता है। और जो पीछे की जो सैक्रल बोन है ना वो भी ऐसे आगे रहती है, वो डिलीवरी के जैसे ही दर्द आते हैं वो ऐसे थोड़ा पीछे खिसक जाती है। ठीक है, ये जो सैक्रल है ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर ऐसे हो जाती है, आगे का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो खुल जाता है, यानी कि बच्चे के सिर के लिए जगह निकलती है। कई बार क्या होता है, जब डॉक्टर शुरू में एग्जामिनेशन करते हैं 8.5 महीने पे, यानी कि 37 वीक्स या 38 वीक्स में जब एग्जामिनेशन करते हैं, उस टाइम पे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी के दर्द आने लगते हैं वैसे ऑटोमेटिकली भगवान की जो एक संरचना है उसके हिसाब से ये रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को बहुत गालियां पड़ती हैं। बहुत सारे पेशेंट आके डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप तो बिना मतलब में पैसे लूटने के लिए करते हो। हमारे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं सुनने को मिलता, हमें भी सुनने को मिलता है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, पेशेंट पे चिल्ला देते हैं। चूंकि मैं थोड़ी आस्तिक प्रवृत्ति के इंसान हूं, इसलिए जानती हूँ कि यार भगवान की नियति ऐसी होती है कि जब डिलीवरी के दर्द आते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आपको शुरू में बोले कि आपको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, आपको डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं होगी, लेकिन लास्ट में आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए।
अब यहाँ पर आप लोगों को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच का रास्ते का मतलब यह है कि आप लोगों को ऑपरेशन की पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। जितनी भी ऑपरेशन के लिए इंडिकेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको खून प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है। जो मदर है, जो गर्भवती माता है, उसका खून कम से कम 12 ग्राम तक होना ही चाहिए, 11 से 12 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और उसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड डोनेट करने के लिए एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गर्भवती माता के आसपास हो, तुरंत एक फोन करने पे 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उससे बात करके पहले से आपको रखना चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड की जरूरत पड़े। इसके अलावा थोड़ा सा पैसे का मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, पहले से आपको रिजर्व में रखना चाहिए। घर वालों को सूचित करके पहले से रखना चाहिए कि हो सकता है लास्ट टाइम पर आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। ये होता है बीच का रास्ता। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करोगे, यदि डॉक्टर ने बोला है कि पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, माइन्यूट सा है, बच्चा फंस सकता है, ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी तैयारी करके रखनी है। डिलीवरी के जब दर्द आते हैं, दर्द आने के समय पर आपको देखना पड़ेगा कि प्यूबिक सिम्बाइसिस रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैक्रल बोन पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है। ये आपको नहीं पता चलेगा, डॉक्टर बताएगा। यदि उस टाइम पर 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे का एक टाइम होता है, यदि उसमें आपको डिलीवरी के दर्द आ रहे हैं और बच्चा नीचे आता है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। यदि नहीं आता है तो आपको इमरजेंसी में सिजेरियन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो कभी भी बेवकूफ भी नहीं बनोगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परेशान नहीं होगे। हमेशा हमारे यहाँ मेडिकल लाइन में लोग इतने परेशान होते हैं क्योंकि समझ नहीं आता। डॉक्टर की लैंग्वेज और पेशेंट की लैंग्वेज में इतना अंतर होता है कि समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। यदि ये सारी कंडीशन हुई है तो आपको सिजेरियन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे चेहरे पे ना मेरे डॉगी के बाल लग गए। हाँ, उसके बाद ये हो गया पहला कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आपका ये पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का होना, ये सिजेरियन के लिए मेन क्राइटेरिया होता है। इसके बाद दूसरे नंबर का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती माता का बीपी बढ़ जाना, जिसको एक्लेम्शिया की बीमारी बोलते हैं। एक्लेम्शिया की बीमारी में क्या होता है, गर्भवती माता का बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मली नॉर्मल प्रेगनेंसी में 110 से लेके 70 तक का बीपी होना चाहिए। ठीक है, 110 नॉर्मल व्यक्ति का 120 से लेके 80 होता है। प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो 110 से लेके 70 तक या 100 से लेके 60 तक भी हो सकता है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। किसी किसी महिला में बच्चे के कारण, याद रखना इसमें बच्चे के कारण होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई माँ की गलती नहीं होती, कोई किसी और की गलती नहीं होती। ये बच्चे के कारण, मतलब बच्चा इस प्रकार की कोई बॉडी के अंदर एक्टिविटी कर रहा है, कुछ इस प्रकार से चीजें निकाल रहा है, जिसकी वजह से जो माता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे के कारण माता का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर यदि 130 तक है, 140 तक है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। लेकिन कभी कभी ब्लड प्रेशर जो रहता है वो इतना हाई हो जाता है, 170, 180, 200 तक पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। इमरजेंसी सिजेरियन का मतलब यह है कि जैसे ही आपने नोटिस किया कि बीपी बढ़ रहा है, आपको बच्चे को निकालना पड़ेगा। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे को आप शरीर से बाहर निकाल दोगे, वैसे ही ब्लड प्रेशर तुरंत डाउन आ जाता है। इसमें दवाइयों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आयुर्वेदिक दवाइयों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है। एलोपैथी में एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां होती हैं, कुछ 2-4 दवाइयां होती हैं जिनका उपयोग कराते हैं, उनसे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। यहाँ मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों से प्रेगनेंसी में बच्चे के कारण जो बीपी बढ़ता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में भी आपको इमरजेंसी सिजेरियन करवाना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन यदि मान लो आपका 7 महीने पे बीपी बढ़ना चालू हुआ है तो डॉक्टर कुछ समय का वेट करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन टालने की कोशिश करते हैं कि जो पेट का बच्चा है वो एटलीस्ट इतना हो जाए कि डिलीवरी के बाद उसको हम बचा सकें। ठीक है, तो 10 दिन, 15 दिन तक के लिए वो आपको टालने की कोशिश करेंगे, कुछ दवाइयों से मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे और 15 दिन के बाद में ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कई बार बीपी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है कि डॉक्टर के पास वेट करने का समय नहीं होता, क्योंकि यदि वो वेट करेंगे तो माँ की जान को खतरा होता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको इमरजेंसी सिजेरियन करवाना पड़ सकता है। अब इमरजेंसी सिजेरियन में दोनों हो सकते हैं। हो सकता है बच्चा जीवित रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए और बच्चा ना बच पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 7वें महीने, 6वें महीने पे बीपी इतना बढ़ने लगता है तो फिर जो बच्चा होता है वो 1 किलो का, 1200 ग्राम का बच्चा रहता है, तो उसको बचाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई, यदि डॉक्टर ने बोला है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है
और काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना, डॉक्टर की बात के ऊपर अंधा विश्वास करना ही पड़ेगा। कोई होम रेमेडी नहीं इस्तेमाल करनी, कुछ नहीं करना है, कोई इस डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्टर के पास जाओ, कुछ नहीं करना है। यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्भवती माता का बीपी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको बार बार तुरंत मॉनिटर करवाते रहना है, हर दिन उसका बीपी चेक करवाना है। यदि ज्यादा बढ़ता है और डॉक्टर बोलता है कि हमको टर्मिनेशन करना पड़ेगा या फिर हमको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ेगा, तो प्लीज करवाइए, कोई रिस्क मत लीजिए। ठीक है, ये हुई दूसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है। तीसरी कंडीशन है जो कि बच्चे से रिलेटेड है, बच्चे की थैली में पानी कम हो जाना। यानी कि बच्चा जो रहता है, जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा है, वो एक प्रकार के पानी में तैरता रहता है। ठीक है, ये पानी कौन सा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, मतलब एक तरीके का पानी है जिसमें बच्चा तैरता रहता है। ये पानी बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको स्मूथ बनाने का काम करता है। छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे टुकड़ मुकड़ बैठा रहता है, अब बिल्कुल ऐसा बैठा रहेगा तो उसके हाथ पैर जम जाएंगे ना, तो उसको थोड़ा सा चिकना बनाए रखने के लिए, उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल बनाए रखने के लिए वो पानी होता है। ये पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि ये पानी कम हो जाता है, यदि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में पानी कम आता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम आता है, तो उसमें भी आपको सिजेरियन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, इसका प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यदि आपने अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें पानी कम आया, यदि माइल्डली कम आया, थोड़ा सा कम आया, तो डॉक्टर आपको 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन की जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयां देंगे। दवाई देने के बाद में दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जैसी कंडीशन है दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में फिर क्या कंडीशन आती है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। किसी किसी पेशेंट को 1-1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है, हर दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं। जैसे ही लगता है कि बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी भी डेविएट हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हार्ट बीट कम हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। ठीक है, यदि डॉक्टर आपको ये बोले कि आपके बच्चेदानी की थैली में पानी कम हो गया है, वहां पर भी आपको कोई रिस्क नहीं लेना, कोई उटपटांग चीजें ट्राई नहीं करनी है, डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस दी है फॉलो करना है। हाँ, इस केस में मैं बता सकती हूँ कि जब बच्चे की थैली में पानी कम हो जाता है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, एलोपैथी की दवाइयों से भी कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने की कंडीशन में। तो यदि डॉक्टर ने आपको ये एडवाइस किया है तो प्लीज आप अपने शहर में कोई अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हो, फीमेल डॉक्टर हो आयुर्वेदिक वाली, या जेंट्स भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, उनसे बात करनी है, उनको अल्ट्रासाउंड दिखाना है। ध्यान रखिएगा प्रोटोकॉल दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप एलोपैथी की दवाइयां लो चाहे आयुर्वेद दवाइयां लो, आपको हर 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के बाद में जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। यदि बच्चे की कंडीशन सुधरती है तो बहुत अच्छी बात है, पानी बढ़ता है बहुत अच्छी बात है, पानी नहीं बढ़ता है उस कंडीशन में आपको तुरंत सिजेरियन, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और लास्ट कंडीशन होती है, वो कई बार ये होता है कि बिल्कुल लास्ट के समय पर, ठीक है, 8.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 38 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के उससे ऊपर हो चुके हैं और फिर पानी कम हो रहा है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको वेट करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि 38 वीक्स के बाद में पानी कम होना इस बात का इंडिकेट होता है कि अब आपको डिलीवरी होने वाली है। तो यदि आपने 38 वीक क्रॉस कर लिए हैं, उसके बाद पानी कम हो रहा है, तो फिर आप 10-15 दिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हो और डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो भी आपको इंडिकेशन दे रखे हैं, जो भी एडवाइस दे रखी है, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें सिजेरियन करवाना पड़ता है। पहला होता है माँ की गलती भी नहीं, माँ की एनाटॉमी, ठीक है, जैसा भी माँ का शरीर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का होना फर्स्ट होता है। दूसरा, बच्चे के कारण माँ का बीपी बढ़ जाता है। तीसरा, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, इन्फेक्शन होता है, बच्चे की किडनी खराब होती है, माँ को यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग कारणों के कारण बच्चे की थैली में पानी कम हो जाना, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का कम हो जाना, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जिसमें आपको तुरंत ऑपरेशन करवा के डिलीवरी करवानी पड़ती है, बच्चे को निकलवाना पड़ता है, यानी कि सिजेरियन करवाना पड़ता है, सिजेरियन ऑपरेशन के जो इंडिकेशन होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि आप इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इससे रिलेटेड और सारी जानकारी आपको दूंगी, जिससे कि आपको जो बच्चा है वो भी हेल्दी रहे, मदर है वो भी हेल्दी रहे और एक अच्छा प्यारा सा क्यूट सा फैमिली रहे। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।